Hello friends, I welcome you all on this channel Life, Reality or Illusion. Myself Abhishek Paliwal and I am your host for this particular video. इस वीडियो में हमारा वही है, हम बात करेंगे जिसके बारे में नेशनल टेस्ट अभ्यास का एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया है और उस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट हैं उन सब के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। और अगर आप इस वीडियो को टिल द एंड देखेंगे तो आप इस क्वेश्चन से रिलेटेड और इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत कुछ जानकर यहाँ से जाएंगे। ये वीडियो आपका टाइम वेस्ट नहीं करेगा, आपकी लाइफ में, आपकी स्टडी में एक बिट ऑफ वैल्यू ऐड करेगा। तो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले हमारे पास में जो क्वेश्चन है वो है कि इफ द बायो रिसोर्सेज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज एक्सेस्ड विदाउट ऑथराइजेशन इट विल बिकम अंडर। इसको हम किसके अंदर, यानी किसकी जो ये लाइन है वो किसको डिफाइन कर रही है। आपके पास में चार थिंग्स है, एक तो बायो पायरेसी, बायो पेटेंट, एक्सप्लॉयटेशन एंड द ट्रेडिशनल पायरेसी। इनमें से हम इन दोनों की बात अगर हम करने वाले हैं, इन दोनों का अगर हम बात करें, एक्सप्लॉयटेशन यानी कि अति दोहन या दोहन का, तो ट्रेडिशनल पायरेसी इसके बारे में आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। लेकिन मैं अभी बात करने वाला हूँ इस ऑप्शन के बारे में, और इस ऑप्शन के बारे में जो कि एनसीईआरटी में मेंशन है, और मैं एनसीईआरटी के पेजेस को ही यहाँ पे लेने वाला हूँ जिससे कि हम टू द पॉइंट बात कर पाएँ। ठीक, तो यहाँ पे हम हेडिंग लेने वाले हैं बायोटेक्नोलॉजी में। हम बात करेंगे बायोटेक्नोलॉजी का जो सेकंड चैप्टर है, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, उस वाले चैप्टर का ये 12.4 वाला जो पॉइंट है उसके बारे में हम बात करते हैं कि मानव जाति द्वारा अन्य जीवधारियों से हित साधन बिना विनियमों के और अधिक नहीं किया जा सकता, लेकिन इसके लिए सभी मानवीय क्रियाकलापों के लिए जो जीवधारियों के लिए असुरक्षात्मक या असहायक हो, उनके आचरण की परख के लिए कुछ नैतिक मानदंडों की आवश्यकता है। कुछ ऐसे मानदंड चाहिए जो निर्धारित करें कि जो कार्य मानव कर रहा है वो अदर जीवधारियों के लिए सही है, उनकी सुरक्षा के लिए अनुकूल है या असुरक्षात्मक है उनके लिए। तो ऐसे मुद्दों में नैतिकता से इनमें जैव वैज्ञानिक महत्व भी, मतलब जो ये बात हम ऊपर कर लें नैतिक मुद्दों की, तो इनकी नैतिकता तो है कि भाई हमें अदर जीवधारियों की सुरक्षा भी हमारा दायित्व है। इसके अलावा इसका जैव वैज्ञानिक महत्व भी है, उसके बारे में हम अगले पैराग्राफ में बात करने वाले हैं। तो यहाँ इसी पैराग्राफ में बात करते हैं। चलो, जीवों के आनुवांशिक रूपांतरण के अप्रत्याशित जो परिणाम निकल सकते हैं। अप्रत्याशित परिणाम का मतलब ऐसे परिणाम जो हमें नहीं चाहिए थे, यानी कि जिसके बारे में हमने नहीं सोचा था। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, यानी कि ये वाला जो प्रिंसिपल है उसकी, तो अगर हम बात करें नेचर में, तो नेचर में अगर हमने बायोटेक्नोलॉजी की सहायता से एक ऐसा ऑर्गेनिज्म बना दिया जो कि नेचर में ऑलरेडी जो प्रेजेंट ऑर्गेनिज्म है उससे सुपीरियर है, तो होगा क्या कि जो बायोजेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है वो सेलेक्ट हो जाएगा नेचुरली, और जो नेचुरल पहले से सेलेक्टेड था वो आपके मतलब डिस्कार्ड कर दिया जाएगा नेचर के द्वारा। तो जो नेचर का संतुलन है वो यहाँ पे बिगड़ जाएगा। तो यहाँ पे बहुत सारे अप्रत्याशित परिणाम देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा और भी देख सकते हो, जैसे कि बायोटेक से हमने बनाया था बीटी बैंगन बनाया था। बीटी बैंगन मतलब बैसिलस थ्रिंजिएंसिस की सहायता से हमने कीट प्रतिरोधी बैंगन का फॉर्मेशन किया था। वर्तमान में उसको बैन कर दिया गया है बिकॉज बहुत सारे लोगों में उसके एलर्जिक रिएक्शंस भी देखने को मिले हैं। तो यानी कि बायोटेक्नोलॉजी गुड भी है अगर उसका यूज़ एक लिमिटेड अमाउंट में, लिमिटेड तरीके से किया जाए, एक कह सकते हो लिमिट के दायरे के अंदर किया जाए तो वो हेल्पफुल है। लेकिन सीधी सी बात है, किसी भी जीन के साथ हेरफेर करना मतलब प्रकृति के नियमों के खिलाफ काम करना है तो उसका अप्रत्याशित परिणाम तो होने ही है। यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है कि भारत सरकार ने ऐसे संगठनों की स्थापना की है जैसे कि GEAC, इसके ऊपर इसकी जो फुल फॉर्म है वो पूछी जा चुकी है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। ये आपको ध्यान देना है, इसका फंक्शन भी ध्यान दें। ये दो काम करती है। पहला, ये निर्धारित करती है कि GM यानी कि जेनेटिक मॉडिफिकेशन संबंधी जो अनुसंधान है उनकी वैधानिकता का निर्धारण करती है। वैधानिकता का मतलब जो मानदंड तय किए गए हैं उसके अकॉर्डिंग अनुसंधान उसके ऊपर खरा उतर रहा है या नहीं। दूसरा, जन सेवाओं के लिए जिन
जन सेवाओं के लिए जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का जो यूज़ है, उनका जन सेवाओं में सन्निवेश है, उनकी जो सुरक्षा है उसका दायित्व भी भारत में GEAC को दिया गया है। ठीक। फिर जन सेवा यानी कि आहार और चिकित्सा स्रोतों हेतु में जीवों के रूपांतरण या उपयोगिता जो इनके जीवों के लिए अनुमत एकस्व की समस्याएं उत्पन्न हुई है। यानी कि इस लाइन का मतलब ये है, यहाँ पे बात कर रहे हैं हम पेटेंट के बारे में। पेटेंट का मतलब होता है, उसको आगे वाले के पैराग्राफ में समझाया गया है कि क्या होता है कि बहुत सारे जो कुछ कंपनियां होती है या आनुवांशिक पदार्थों, पौधों या अन्य जैविक संसाधनों का उपयोग कर बनने वाले उत्पाद व तकनीक, जो या तो उत्पाद का फॉर्मेशन होगा या कोई टेक्नोलॉजी का विकास होगा, उसके लिए वो पेटेंट प्राप्त कर लेती है, एकस्व प्राप्त कर लेती है, जबकि यह बहुत समय पहले से विकसित वह पहचानी जा चुकी थी। मतलब कि यहाँ पे बायो पेटेंट से बहुत सारी समस्याएं इसलिए हो रही है कि कुछ कंपनियां होती है किसी भी जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है, किसी भी टेक्नोलॉजी के लिए पेटेंट गेट कर लेती है, लेकिन वो टेक्नोलॉजी या फिर वो ऑर्गेनिज्म, जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म की बात नहीं कह रहा हूँ, अदर संसाधन जैसे कि अन्य जैविक संसाधन हैं, उनका उपयोग पहले से लोग करते आ रहे थे। तो यहाँ पे बहुत सारी वाद विवाद की स्थितियाँ पैदा हो जाती है। ठीक। यहाँ पे आपको ध्यान देना है, धान का मतलब यहाँ पे धान का मतलब हिंदी इंग्लिश में होता है राइस। धान जहाँ पे भी वर्ड यूज करे उसका मतलब है राइस की बात हो रही है। तो राइस एक महत्वपूर्ण खाद्यान्न है, सीधी सी बात सबको पता है। हजारों वर्षों पूर्व एशिया के कृषि के इतिहास में इसका वर्णन मिलता है। ठीक। एक अनुमान के अनुसार भारत में धान की लगभग 2 लाख किस्में प्रेजेंट है। ये डाटा आपको इकोलॉजी में थोड़ा सा वेरी करता हुआ दिखेगा, लेकिन दोनों डाटा आपको पता होना चाहिए। भारत में धान की लगभग 2 लाख किस्में मिलती है। भारत में धान की जो विविधता है वो यह विश्व की सर्वाधिक विविधताओं में से एक है। विश्व में अलग अलग विविधताएं हैं, उनमें से जो भारत में राइस की जो डाइवर्सिटी है, स्पीसीज डाइवर्सिटी, एक टाइप की जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी का एग्जाम्पल है ये। तो ये स्पीसीज जो बायोडाइवर्सिटी भारत में देखने को मिलती है वो लार्जेस्ट बायोडाइवर्सिटीज में से एक है। बासमती धान है जो अपनी सुगंध यानी कि सुगंध और स्वाद के लिए मशहूर है। और ये वाला पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है कि भारत में बासमती राइस की कितनी स्पीसीज पहचानी गई, मतलब रजिस्टर्ड स्पीसीज कितनी है, तो ध्यान रखना है 27 रजिस्टर्ड स्पीसीज है इन इंडिया। ठीक। पुराने ग्रंथों, लोक साहित्य और कविताओं में बासमती का वर्णन मिलता है। इससे पता चलता है कि कई 100 वर्षों पहले से भारत में ये उगाया जा रहा है। लेकिन 1977 में एक अमेरिकन कंपनी ने बासमती राइस पर, कहाँ से उन्होंने पेटेंट गेट किया, उन्होंने अमेरिकन एकस्व व ट्रेडमार्क कार्यालय, यानी कि ये कोई मतलब कार्यालय है, उससे एक अमेरिकन कंपनी ने एक पेटेंट गेट कर लिया बासमती राइस से रिलेटेड। इस कंपनी ने बासमती की एक नई किस्म को अमेरिका और विदेशों में बेचने के, मतलब ट्रेडमार्क का मतलब, पेटेंट का मतलब ही होता है कि उस कंपनी के पास में या उस जो भी जिसने पेटेंट गेट किया है उसके पास में एक अधिकार आ जाएगा कि वो अमेरिका जहाँ से भी उसने गेट किया उसका वो सेलिंग कर सकती है और उसका प्रोडक्शन कर सकती है। और इससे प्रॉब्लम क्या हो सकती है पता है कि बाकी जो अदर जहाँ से बासमती का प्रोडक्शन हो रहा था उसको, उसके ऊपर मतलब उसका जो विक्रय था वो प्रतिबंधित हो सकता था। ये एक प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट हो रही थी। उन्होंने किया क्या, यहाँ से ये वाली जो लाइन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने जो नई किस्म बनाने का दावा किया वो किस्म नई नहीं थी। उन्होंने क्या किया कि जो भारतीय किसानों की बासमती राइस की जो किस्म थी उसका उन्होंने भारतीय बासमती को एक अर्ध बोनी किस्म के साथ, मतलब सेमी ड्वार्फ वेराइटी ऑफ राइस के साथ में क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन किया। यहाँ पे संकरण का मतलब क्या है, क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पे भी ये पॉइंट आपको ध्यान देना है। तो क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन किया गया किसके बीच में, इंडियन बासमती राइस की कोई किस्म थी उसका उन्होंने संकरण करवा दिया किसके साथ में, सेमी ड्वार्फ वैरायटी के साथ में। ठीक। और इसके लिए उन्होंने एकाधिकार प्राप्त कर लिया। फिर यहाँ पे हम बात करते हैं बायोपायरेसी के बारे में। तो बायोपायरेसी क्या है, मल्टीनेशनल कंपनियों एवं दूसरे संगठनों द्वारा किसी राष्ट्र
या उससे संबंधित लोगों से बिना व्यवस्थित अनुमोदन व क्षतिपूरक भुगतान, यानी कि कोई कंपनी आती है किसी राष्ट्र, ऐसे कि भारत में कोई बाहर की कंपनी आ गई और भारत के संसाधनों का यूज़ करने लगी बिना अनुमोदन, बिना व्यवस्थित अनुमोदन, यानी कि जितना ना तो उन्होंने कोई कागजाती क्रियाविधि की और ना ही उतना जितना जितना वो यूज़ कर रही है संसाधनों का उतना क्षतिपूरक भुगतान किया, और उसके साथ अलावा भी वो संसाधनों का यूज़ कर रही है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं बायोपायरेसी। यही हमारा क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन आप क्वेश्चन वापस देख लें, क्वेश्चन की लैंग्वेज। क्वेश्चन यही कह रहा है कि इफ़ द बायो रिसोर्सेज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज एक्सेस्ड विदाउट ऑथराइजेशन इट विल कम अंडर। तो हमारा जो क्वेश्चन था वो यही इसी लैंग्वेज से, यही लैंग्वेज है इस क्वेश्चन की, यहाँ से ही इसको डेराइव किया गया है बायोपायरेसी। यहाँ पे है नेक्स्ट स्लाइड थी। तो बायोपायरेसी यही है। बायोपायरेसी मतलब क्या? मल्टीनेशनल कंपनियों व दूसरे संगठनों द्वारा किसी राष्ट्र या उससे संबंधित लोगों से बिना व्यवस्थित अनुमोदन या क्षतिपूरक भुगतान के जैव संसाधनों का उपयोग करना बायोपायरेसी कहलाता है। तो हमें हमारा क्वेश्चन का आंसर तो मिल गया है, लेकिन इस पैराग्राफ को पूरा कर लेते हैं, बिकॉज यहाँ से भी एक लास्ट जो पैराग्राफ है वहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक, तो बहुत सारे औद्योगिक राष्ट्र आर्थिक रूप से काफ़ी संपन्न होते हैं, लेकिन उनके पास जैव विविधता और परंपरागत ज्ञान की कमी होती है। विकसित और अविकसित विश्व में जैव विविधता और जैव संसाधनों से संबंधित परंपरागत ज्ञान बहुत अधिक होता है, लेकिन उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं होती ताकि उस परंपरागत ज्ञान का उपयोग कर पाए। ठीक, और जो औद्योगिक राष्ट्र है इस परंपरागत ज्ञान का उपयोग करना चाहते हैं, बिकॉज इस परंपरागत ज्ञान की सहायता से जब हम जो भी वो कार्य करना चाहते हैं उसका अगर व्यापारीकरण किया जाएगा तो उस दौरान समय में शक्ति और जो खर्च है, यानी कि एक तो टाइम बचेगा, शक्ति कम लगे, मतलब पावर जितना पावर कम लगेगी, खर्चा भी कम आएगा। तो इन तीनों का बचाव करने के लिए जो औद्योगिक राष्ट्र है वो दूसरे देशों की जो बायोडाइवर्सिटी है और बायो संसाधन है उनका यूज़ करना चाहते हैं। और ये वाला जो नेक्स्ट पॉइंट है वो रिलेट करता है इकोनॉमिक्स को और रिलेट करता है आपके बायो मतलब सोशल साइंस को। इस पॉइंट का एक बार लर्न कर लेते हैं कि विकसित और विकासशील राष्ट्रों के बीच में अन्याय, अपर्याप्त क्षतिपूर्ति व लाभों की भागीदारी के प्रति भावना विकसित हो रही है। बिना पूर्व अनुमति के उपयोग पर प्रतिबंध के नियम बना रहे हैं बहुत सारे राष्ट्र। जैसे भारतीय संसद ने, इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान देना है कि भारतीय संसद ने हाल ही में भारतीय एकस्व बिल, इंडियन पेटेंट बिल में सेकंड करेक्शन किया है। ठीक, तो दूसरा संशोधन किया गया है हाल ही में, अपडेट नहीं दिए, क्वेश्चन पूछा गया था सेकंड संशोधन से रिलेटेड। तो यहाँ पे ध्यान देना है कौन सा संशोधन हुआ था। सेकंड संशोधन हुआ था किसमें? इंडियन पेटेंट बिल में। और क्या इसके अंतर्गत ध्यानार्थ लिया गया? जो ऐसे मुद्दों को ध्यानार्थ लेगा जिसके अंतर्गत एकस्व नियम संबंधी आपातकालीन प्रावधान और अनुसंधान एवं विकासीय प्रयास शामिल है। तो हमने जो क्वेश्चन हमारा था उस क्वेश्चन को एक बार वापस देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास था, उसका आंसर तो हमें बायोपायरेसी मिल गया है, लेकिन बायोपेटेंट के बारे में भी हमने बात कर ली है। एक्सप्लॉयटेशन का मतलब दोहन होता है, और ट्रेडिशनल पायरेसी में पहले ही कह चुका हूँ, आप इसको गूगल पे सर्च करें। तो इस प्रकार हमने इस वीडियो में हमने दो टॉपिक्स के बारे में बात की। एक तो नैतिक मुद्दों की बात की हमने, उसके अलावा बायोपायरेसी के बारे में सीखा, बायोपेटेंट सीखा हमने, और कुछ डाटा भी हमने सीखा जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाने की टेंडेंसी या क्वेश्चन पूछे जाने की प्रवृत्ति रहती है। पहला है कि भारत में धान की लगभग 2 लाख किस्में मिलती है, ये पॉइंट आपको ध्यान होना चाहिए। सेकंड, हमने सीखा कि जो इंडिया है, इंडिया में राइस की, अकेले इंडिया में अगर हम बात करें तो बासमती राइस की 27 वैरायटी प्रेजेंट है। और ये जो आपने बायोडाइवर्सिटी देखी है 2 लाख वाली, ये एक टाइप की जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी है, जिसके बारे में आप इकोलॉजी वाले जो बायोडाइवर्सिटी वाला चैप्टर है उसमें बात करेंगे। फिर हमने एक सन देखा 1977, जिसमें एक अमेरिकन कंपनी ने अमेरिकन एकस्व व ट्रेडमार्क कार्यालय के से एक एकस्व अधिकार प्राप्त कर लिया था। और एक हमने देखा कि जो भारतीय एकस्व बिल में सेकंड संशोधन किया गया था हाल ही में, और जिसके ये काम थे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, to subscribe my channel and share this video with your friends. Thank you for watching this video.